नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश करूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं उन समाचार कतरनों की बात करना चाहूँगा जो कि आज अखबार की सुर्खियाँ बनी हैं। जी हाँ, दिल्ली की आबकारी घोटाले में बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है, क्योंकि अभी राउंड कोर्ट में सुनवाई के दौरान वहाँ के जो मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने इस बात का इशारा दिया कि ईडी अभी तक मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाई है, जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी या अन्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी शराब घोटाले का आरोप लगा रही और पहले सीबीआई ने जांच की। उन्होंने मनीष सिसोदिया के लॉकरों, पुश्तैनी घर, कार्यालय आदि की जांच की, लेकिन कुछ मिला नहीं। बाद में ईडी की एंट्री हुई और ईडी भी अभी तक कोई सबूत पेश नहीं में असफल है। इस संबंध में मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि ईडी ने संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल का भी नाम दिया था और अपनी सप्लीमेंट्री आरोप पत्र में उन्होंने संजय सिंह को शामिल करने की बात कही थी। लेकिन जैसे ही राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने ईडी को कानूनी नोटिस दिया, ईडी बैक फुट पर आई और ईडी ने लिखित रूप से एक तरह से माफ़ी ही मांगी, जब उसने ये कह दिया कि गलती से संजय सिंह का नाम प्रकाशित होने की बात कही या शामिल होने की बात कही। निश्चित तौर पर ईडी की विश्वसनीयता इस बात से गिरी है। ईडी को बहुत ताकत दे दी केंद्र सरकार ने, उसी ताकत का वीजा इस्तेमाल करके ईडी निरंतर विभिन्न मामलों में आती रहती है। आप सबको याद होगा कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा का नाम भी ईडी ने शामिल किया है। सूत्रों के मुताबिक ईडी के खिलाफ राघव चड्ढा भी कानूनी नोटिस देने पर विचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये उदाहरण ये दिखाने को पर्याप्त हैं कि एक योजना के तहत, या यूं कह लीजिए कि आप आम आदमी पार्टी को परेशान करने की खातिर सरकारी एजेंसियों द्वारा ऐसा कुचक्र रचा जा रहा है। और इसका आप सबसे अच्छा उदाहरण है कि मनीष सिसोदिया, जो काफ़ी दिनों से जेल में बंद है, उनके खिलाफ अभी तक ईडी ने कोई भी सबूत पेश नहीं किए हैं। इसी बात को लेकर मजिस्ट्रेट ने इस बात का जिक्र किया और सुनवाई 10 मई को निर्धारित की है। मनीष सिसोदिया के वकीलों का कहना है कि अगर उस तारीख में भी अगर ईडी कुछ नए सबूत पेश करने में असफल रहती है तो मनीष सिसोदिया को कोर्ट जमानत दे सकती है। ये तो बात 10 मई को ही पता लगेगी, लेकिन ये बात तय हो गई है कि सरकारी एजेंसियां किस प्रकार अपने राजनीतिक आकाओं के बल पर उनकी सह पाकर किस प्रकार से परेशान कर रहे हैं। अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की खबरें आ रही हैं कि संजय सिंह के नज़ीर बना के ईडी से प्रभावित अन्य लोग भी ईडी के खिलाफ कानूनी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। जंतर मंतर पर चल रहा पहलवानों का धरना भी 15 दिन जारी रहा
उस स्थल में कल खाप पंचायतों की बैठक हुई थी और किसान नेता भी शामिल हुए थे। नरेश टिकैत जो बालियान खाप के चौधरी हैं और भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के अध्यक्ष युद्धवीर सिंह और तमाम लोग भी इस पंचायत में शामिल हुए और ये तय किया गया कि रोज विभिन्न खापों के 11-11 लोग रोज आंदोलन में शामिल होंगे और दिल्ली पुलिस को या यूं कह लीजिए सरकार को उन्होंने 21 तारीख तक का वक्त दिया है कि उस तक अगर वो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते और 164 का बयान दर्ज नहीं कराते, ब्रजभूषण सिंह को कानूनी पहलुओं के अनुसार जेल में नहीं भेजते, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आंदोलन का ऐलान 21 मई के बाद हो सकता है। कल भी काफ़ी भीड़ भाड़ रही, पुलिस प्रशासन भी काफ़ी सक्रिय रहा, लेकिन जिस प्रकार से खाप पंचायतों ने संयम बरता और दिल्ली पुलिस का भी सहयोगात्मक रवैया अनशन स्थल पर देखा गया, उससे ये बात तय हुई कि आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से ही चलने वाला है। हालांकि खाप पंचायत धरना स्थल के पास ही अपनी बैठक में, लेकिन जिस तरह से किसान नेता ने इस बात के संकेत दिए कि कुछ हमें राजनीतिक निर्णय लेना ही पड़ेगा, तो ये बात तय मानी जा रही है कि खाप पंचायतें इस दिशा में भी सोच रही हैं। जिस प्रकार हरियाणा के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज ने पहलवानों के समर्थन की बात कही थी, अन्य राज्यों से भी निरंतर इस बात की खबरें आ रही हैं कि जिस तरह से ब्रजभूषण सिंह को बचाया जा रहा है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेता असहज हैं और ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक चुनाव या उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद अगर कोई माकूल निर्णय नहीं लिया जा सकता है, तो आप तय मानिए कि आंतरिक विरोधाभासों के कारण भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर भी कुछ विभाजन देखने को मिल सकता है। वैसे जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उससे ये बात तय हो रही है कि शीर्ष नेतृत्व भी अब ब्रजभूषण से पल्ला छुड़ाने की जुगत में है। अब कर्नाटक चुनाव जैसे ही मुकम्मल होगा और उत्तर प्रदेश के चुनाव भी 11 मई को ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद ही ऐसा महसूस हो रहा है हमको कि ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई होगी और जंतर मंतर में ही पूर्व सैनिकों का अनिश्चितकालीन धरना कल 77वें दिन भी जारी रहा। केरल, तमिलनाडु और विभिन्न प्रांतों से आए सैनिकों ने स्पष्ट तौर पर सरकार को इसके लिए दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि उनकी पेंशन और वेतन में कई तरह की विसंगतियां हैं, जिसको लेकर वो लगातार सरकार से भी पत्राचार कर रहे हैं और अपनी बात को विभिन्न माध्यमों से उन्होंने जिम्मेदारों तक पहुंचाया भी है। सभी लोगों ने आश्वासन भी दिया है, लेकिन उनकी मामलों का समाधान नहीं किया। एक तरह से केरल के उन्नी कृष्णन ने और मद्रास के कृष्णराज ने बताया कि हम लोग भी
ये तय कर रहे हैं कि इस धरने को राष्ट्रीय स्तर तक चलाया जाए और अन्य संगठनों से भी इस बात की सहयोग लिया जाए। और उन्होंने भी कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है। हालांकि पहलवानों के धरने के आगे जंतर मंतर पर चल रहा ये धरना उतनी सुर्खियां नहीं बटोर पा रहा है, लेकिन जो संदेश जंतर मंतर से गया है और जिस प्रकार इस तरह से उनका पत्राचार हो रहा है, उससे ये बात तय होती जा रही है कि निश्चित तौर पर पूर्व सैनिकों का धरना भी अगर समाज का उन्हें सहयोग मिलता है तो वो भी आगामी चुनाव में भी एक मुद्दा हो सकता है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार इस प्रकार की बात करते रहते हैं कि उन्होंने सैनिकों के लिए बहुत कुछ किया है, सेना के लिए बहुत कुछ किया है। ऑफ द रिकॉर्ड कई पूर्व सैनिकों ने अपनी पहचान न उजागर करने के साथ इस बात को बताया है कि पुलवामा में जो घटना घटी या जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में सैनिक मारे जा रहे, निश्चित तौर पर उन लोगों के मन में भी वर्तमान सरकार की नीतियों के प्रति रोष है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप सभी लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है और आप हम लोगों का समर्थन करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप हमारी जो छोटे से चैनल को सब्सक्राइब कर प्यार दें और अब कमेंट कर ये ज़रूर बताएं कि आपको ये जो खबरें जो मुख्य मीडिया है उनसे जो दिखाई नहीं देती हैं, तो ये खबरें आपको कैसी लगती हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।